ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज के अंतर्गत वे सारी जानकारी बताएंगे जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो त्रिभुज के अंतर्गत वे कौन कौन सी जानकारी है जिसे हम आपको बताएंगे, वे जानकारी कौन कौन सी है आइए दिखाते हैं। वे है त्रिभुज क्या है या त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और हीरोन सूत्र के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुजों की सर्वांग समता, सीपीसीटी, त्रिभुजों की कसौटियां। त्रिभुजों की कसौटियां को देखें तो यस यस यस, यस यस, ए एस ए एस, आर एच एस और एक त्रिभुज में असमीकाएं। ये सारी जानकारियां अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक डिसलाइक जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपके जो भी विचार हैं, सुझाव हैं, कमेंट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज के अंतर्गत वे सारी जानकारी को बताने जा रहे हैं। जैसे आपको अभी मैंने पहले जो है बताया था कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है और त्रिभुज हीरोन फार्मूला के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, सीपीसीटी क्या है और कसौटियाँ उनकी कौन कौन सी होती है और एक त्रिभुज की असमीकाएं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप हमारे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा कि पहले त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर उसके बाद त्रिभुज का परिमाप बताएंगे, फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, ठीक है, और प्रकारों को देखते हुए सारी चीजें जो है बताएंगे। तो चलिए हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको त्रिभुज लिखा गया है। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्राइंगल्स कहते हैं। अगर हम ज्यामिति की बात करें, ठीक है, ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति में एक त्रिभुज में तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। फिर से एक बार बता देते हैं, ज्यामिति के अंतर्गत एक त्रिभुज तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसमें तीन किनारे होते हैं और तीन शीर्ष हैं। और त्रिभुज का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इस गुण को त्रिभुज का कोण योग गुण कहते हैं। आप इसे अच्छे से समझिएगा कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें ज्यामिति के अंतर्गत, तो ज्यामिति के अंतर्गत हमने आपको बताया कि त्रिभुज तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। तीन भुजाओं वाला, यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसा एक शेप बनाते हैं जिसमें तीन भुजा मान लेते ए बी सी, तो अब यहाँ पर तीन भुजा देखा जाए तो पहली भुजा मानते हैं ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है ए सी। तो तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिनमें तीन किनारे होते हैं। अभी मैंने बताया तीन किनारे कौन, ए बी, बी सी और ए सी, और इनमें तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब ए बी और तीन शीर्ष होते हैं। अगर कोणों को देखा जाए तो इनके ये कोण यानी कोण ए, कोण सी, कोण बी, ये तीन कोण होते हैं। और कोणों यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज का कोण योग गुण कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज किसे कहते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर, यानी भुजाओं के लंबाई के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको मालूम है कि भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों को तीन वर्गों में बांटा गया है। वह कौन कौन से वर्ग हैं? पहला वर्ग है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समान भुजाओं वाला यानी समबाहु त्रिभुज।
आगे हम आपको इनका शेप भी दिखाएंगे और बताएंगे भी। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों को यहाँ पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा जो होता है समान भुजाओं वाला यानी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब आगे देखते हैं कि कोणों की माप के आधार पर त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोणों के माप के आधार पर त्रिभुजों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है तीव्र कोण त्रिभुज। देखिए तीव्र कोण त्रिभुज को यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज भी आप कह सकते हैं। जैसा कि ये कोण क्या होगा यानी 90 डिग्री से कम होगा, यानी लेस देन द कह सकते हैं कि यह कोण यानी तीव्र कोण त्रिभुज क्या है यानी 90 डिग्री से क्या होगा, यह कम होगा। ठीक है, जिसे जो है हम न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का होगा। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, यानी वह कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जिसे हम जो है अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी ग्रेटर देन द 90 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि कोणों के माप के आधार पर त्रिभुजों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तीव्र कोण त्रिभुज, जिसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसको बोलते हैं लेस देन द 90 डिग्री, यानी वह कोण क्या होगा कि 90 डिग्री से कम होगा। और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के इक्वल होगा। और यह अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, यह कोण 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो अभी आपने ये देखा कि भुजाओं के आधार पर कोणों के वर्ग और कोणों के आधार पर कोणों के वर्ग को हमने बताया। आगे हम आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप कहते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अगर सम कर दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। यहाँ पर अगर त्रिभुज देखते हैं तो मान लेते हैं आपको AB दिया हो, BC दिया हो, AC दिया हो। तो अगर परिमाप निकालना हो तो परिमाप को हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर देंगे। यानी यहाँ पर आप दे सकते हैं परिमाप को यहाँ पर पेरीमीटर कहा जाता है। तो पेरीमीटर में क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो त्रिभुज का वह परिमाप निकल जाएगा। आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का एरिया निकालते समय पहले एक फिगर देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक ट्राइंगल एक फिगर है, जिसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर बिंदु अगर हम इसको ए मान लें तो बिंदु ए से एक लंब खींचा गया है और जो कि इसकी ऊंचाई को यह दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, यानी ये आपको आधार कहलाती है और ये जो है आपकी ऊंचाई कहलाती है। जिसमें अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो 1/2 गुणे आधार, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और गुणे ऊंचाई यानी हाइट होती है। अगर हम हीरोन्स फार्मूला को यूज कर लें तो हम क्या करें, त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि यूजिंग हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक ना, हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अब हमें फाइंड करना है किसके आधार पर, हीरोन्स फार्मूला के आधार पर। तो हीरोन्स फार्मूला के आधार पर अगर हम त्रिभुज की एरिया अगर निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं, अगर वहां पर भुजा का नाम दे दिया जाए कुछ भी, ठीक है, अगर संख्या होगी तो संख्या दे देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर ABC दे दिए। अगर भुजाओं का योग कर दे तो पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक ना, सेमी पेरीमीटर जिसे S से दर्शाया गया है। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का एरिया निकालते समय इसका एक सूत्र है कि अंडर रूट, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट यस ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B और तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C होता है। ठीक ना, अब यहाँ पर हमें क्या जानना है कि प्रश्न में A की वैल्यू दी होगी, B की वैल्यू दी होगी और C की वैल्यू दी होगी। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद उसे सॉल्व करके अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। और
इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यह भी स्क्वायर यूनिट में होगा। और यहाँ पर त्रिभुज का जो परिमाप होता है भुजाओं का योग, इसकी यूनिट जिसमें जो न्यूमेरिकल दिया हो, चाहे सेंटीमीटर में दिया हो चाहे मिलीमीटर में दिया हो, तो उसी का आंसर आता है। तो अभी आपने ये देखा कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, और प्रकारों के आधार पर हमने जो है ये बताया कि कौन कौन से प्रकार हैं। आपने ये भी देखा कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, और हीरोन फार्मूला यूज करके यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप कैसे निकालेंगे। अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, यानी त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी जो है अब देंगे और आप जानेंगे। अभी मैंने आपको त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, और हीरोन्स फार्मूला को यूज करके यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। अब हम आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बताएंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे होती है, यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स। अब हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल कैसे होते हैं, उनको समझेंगे ये। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। तो आइए हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता है क्या। इसे अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है या इसका अर्थ, सर्वांग समता का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर। यानी यहाँ पर आपको ये समझना है कि सर्वांग समता का अर्थ होता है सभी प्रकार के या सभी प्रकार से बराबर। यानी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वह आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप हो, यानी वो आकृति हो, उस आकृति के जो समान आकार हो और समान माप है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आकृति को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, यानी सर्वांग समता कह सकते हैं। यानी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये एक फिगर, ये देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इनको हम करें क्या कि इन त्रिभुजों को किसी पेज पर, ठीक ना, किसी पेज पर बनाकर इसको कट कर देते हैं, और कट करने के बाद करेंगे क्या कि सेम टू सेम, यानी इनकी माप सब सेम होनी चाहिए, और दोनों को एक दूसरे पर जब मिलाएंगे तो दोनों पेज एक दूसरे पर जाकर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल समरूप हो जाएंगे। आइए कुछ आकृति में हम लोग देखते हैं कि कुछ आकृतियां कैसे उन पदार्थों को करती क्या है, यानी सर्वांगसम बनाने में मदद करती है। जैसे यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही है, यानी यहाँ पर गोला क्या है, 1 2 3 4 5 गोले दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, गोले तो दिख रहे हैं लेकिन गोलों की जो आकार है एक जैसी नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक ना। लेकिन माप हम कह सकते हैं कि माप इनकी अलग अलग है, इनकी आकृति अलग अलग है, लेकिन है तो गोले, लेकिन शेप साइज में यानी अलग हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ पर क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दूसरे शेप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 गोले बने हैं और बीच में यहाँ पर हम लोग जो है बिंदी लगाए हैं। अब यहाँ पर करें क्या कि एक त्रिज्या ले लें, यहाँ पे भी जो है एक त्रिज्या ले लें, ठीक। अगर ये त्रिज्या हमारी जो होती है r 3 सेंटीमीटर की हो और यहाँ त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर को हो, तो यहाँ पर जब 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके या रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल खींचेंगे। जब सर्कल खींचते हैं तो 2 वृत्त बनते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जो त्रिज्या होती है इस वृत्त को बनाने में यानी मदद करती है, आधारित करती है, यानी त्रिज्या ही इसका एक आधारित रूप है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे तो जो हमें शेप प्राप्त होगा यह शेप कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है, एक आधारित पार्ट्स है। दूसरे फिगर में हम देखेंगे ये हमें वर्ग जैसे फिगर दिख रहे हैं। अब वर्ग बने कैसे हैं, साइड से, यानी ये जो हमारी जो होती है साइड है, इनकी साइड है, सभी साइडों से क्या मिल गया है, एक वर्ग बनने का स्वरूप बना हुआ है। तो जितनी साइड की लंबाई इनकी है, जितनी साइड की लंबाई इनकी है, यानी साइड से ही वर्गों का निर्माण हुआ है। तो जैसा शेप ये होगा वैसा शेप ये, या जो भी सेंटीमीटर का हम यहाँ पर साइड ले रहे हैं वो भी सेंटीमीटर का ये लेंगे, तो ये दोनों शेप क्या कहलाएंगे, एक कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। आगे हम आपको कुछ ऐसे शेप दिखाते हैं। देखिए एक शेप ये है,
एक शेप यहाँ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक त्रिभुज बना गया है जिसकी माप यहाँ पर दी गई है, यानी एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, यानी इसी का ये उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक ना। अब यहाँ क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर ये है, ठीक, उसके बाद 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो हमारा BC जो है 4 सेंटीमीटर का है, AB जो है 3 सेंटीमीटर का है और AC 5 सेंटीमीटर का है। अब इन दोनों से हम क्या करें, तुलना कर दें, और तुलना करने के बाद ये देखें कि दोनों बराबर है कि नहीं। अब इस फिगर को थोड़ा सा सीधा करें। जब फिगर को सीधा करेंगे तो BC जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ भी 4 सेंटीमीटर का है। कर्ण यहाँ AC 5 है, तो PQ यहाँ 5 दिया गया है, और जो लंब 3 सेंटीमीटर का है तो RP जो है यहाँ 3 सेंटीमीटर, यानी यह फिगर जो है यहाँ पर क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी यह त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद दूसरे फिगर को देखते हैं। अब दूसरा फिगर में क्या है कि लिखा है YXZ और यहाँ पे लिखा है STR। अब यहाँ पे देखेंगे एक मिरर का शेप है, यानी ये फिगर एक दूसरे के, यानी जैसे लग रहा है कि यहाँ बीच में मिरर रखा गया है और इसी का ये दूसरा रूप हो गया है, ठीक है। तो अब इनकी हम देख लेते हैं कर्ण में, जैसे XZ है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम बेस देखते हैं XZ तो 5 सेंटीमीटर और RT भी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी यह भी फिगर क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तीसरे फिगर में देखेंगे, ये तीसरा फिगर। अब देखिए तीसरे फिगर में क्या है, अब यहाँ पर आप मिलाइए। तीसरे फिगर में आपको मिलेगा जैसे MN दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो JK भी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर NO दिया है 7 सेंटीमीटर, तो KL क्या है 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो MO है और JL है ये 10 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, यानी यह जो फिगर दिखाया गया है यह क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ शेप के आधार पर हम सीखे कि कैसे त्रिभुज जो होते हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कुछ पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे आसपास तमाम आकृतियां हैं जिसे हम देखकर उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे कॉइन्स है, अगर 1 रुपये की कॉइन्स है तो 1 रुपये की कई कॉइन्स होती है तो जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है। तो बहुत से हमारे आसपास परिवेश में जो कॉन्ग्रुएंस चीज़ें हैं हम उसको देख सकते हैं, यानी सर्वांगसता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब त्रिभुजों की सर्वांगसता को प्रदर्शित करने के लिए और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं आगे। देखिए आगे यहाँ पर 2 फिगर हम आपको दिखाए हैं, एक है XYZ और दूसरा है LMN। अब यहाँ पे ये फिगर जो दिखाया गया है जिनमें ये कोण, एक कोण, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हम 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर यहाँ पर बनाए हैं और कॉन्ग्रुएंट में क्या है लिखा है, त्रिभुज XYZ कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज LMN के, ठीक ना। यानी यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है XYZ ये कॉन्ग्रुएंट है LMN के। अब कैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो है ये देखेंगे कि इस त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है। अब करेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग देख लेते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है इसकी, XY की करेस्पॉन्डिंग साइड है LM, उसके बाद है YZ का क्या है MN, उसके बाद जो है L जो दिया गया है आपका जैसे XZ का जो है ये साइड कौन से NL, यानी संगत भुजाएं जो है यहाँ पर सेम हमें मिल रही हैं। यहाँ पर हम नंबर भी लिख दिए हैं और ये भुजा जो है आपस में बराबर होती है भी है, और ये संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं संगत भुजा। तो हम लोग देख लिए संगत भुजा में क्या है XY, उसके बाद YZ और उसके बाद जो है ZX, ये संगत भुजा हो गई। अब चलते हैं संगत शीर्ष को देखते हैं। अब संगत शीर्ष में क्या है, जैसे X तो ये इक्विवेलेंट है L के, Y है M के और Z है N के, यानी संगत शीर्ष भी क्या है यहाँ पर बराबर, यानी करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी बराबर हैं। अब हम संगत कोण को देखते हैं कि संगत कोण बराबर है कि नहीं। देखिए संगत कोण में क्या है कि एंगल X इक्वल है एंगल L के और एंगल Y है इक्वल है एंगल M के। यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल Y है इक्वल एंगल M के और एंगल Z जो होता है इक्वल है एंगल N के। यानी यहाँ पर आपको ये जानना है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग एक दूसरे के परस्पर बराबर
होते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब संगत भाग किसको कहा गया है? जैसे x है, l है, फिर उसके बाद जो x y है या x m है, ये सभी जो है संगत भाग है। तो संगत भाग में भुजाएं भी होंगी, शीर्ष भी होंगे और कोण भी होंगे। ये सभी होते क्या हैं? एक दूसरे के परस्पर बराबर होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीटी कहते हैं। और सीपीसीटी का पूरा नाम है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक ना? यानी यहाँ पर सीपीसीटी किसे कहेंगे? वह त्रिभुज, वह कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं, सभी शीर्ष, सभी कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग जो है सीपीसीटी के नाम से जानते हैं। यहाँ मान लीजिए अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड, यहाँ त्रिभुज एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज यम एन एल के, यानी यहाँ पर एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड अगर कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज यम एन एल के, तो क्या ये है, ये सीपीसीटी के अनुसार सही होगा? नहीं, यह क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड और त्रिभुज जो दिया गया है इसमें एल एम एन एक एक संगतता को दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये त्रिभुज एक दूसरे के संगतता यानी कह सकते हैं करस्पॉन्डेंस को दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज एल एम एन के, न कि यहाँ पर जो त्रिभुज एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट होंगे त्रिभुज यम एन एल के। ठीक ना? तो अभी आपने त्रिभुजों की सर्वांगता यानी त्रिभुजों की जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको जो है समझा। आगे हम आपको बताएंगे कि त्रिभुजों की जो कसौटियां हैं, त्रिभुजों में कौन कौन से कसौटी को हम लोग प्रयोग करके उसको जानेंगे होती हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि त्रिभुजों की कौन कौन सी कसौटियां होती हैं और इस सभी कसौटियों को देखेंगे और समझेंगे और समझकर हम ये पता करेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज जो होते हैं उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है उन कसौटियों को समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुजों की कसौटियां जिसे अंग्रेजी में क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स कहा गया है। अब ट्राइंगल्स के कितने क्राइटेरिया हैं यहाँ पर? देखिए, पहली क्राइटेरिया का नाम है यस 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 यानी साइड साइड साइड। दूसरे क्राइटेरिया का नाम है साइड एंगल साइड और तीसरे क्राइटेरिया का नाम है एंगल साइड एंगल और चौथे क्राइटेरिया का नाम है एंगल एंगल साइड और पांचवें क्राइटेरिया का नाम है आर एच एस यानी इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड। अगर हिंदी में इसे देख लिया जाए हिंदी में तो इसे क्या कहेंगे? भुजा 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 और इसे क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा। और तीसरी क्राइटेरिया क्या है? कोण भुजा कोण और चौथी क्राइटेरिया है कोण कोण भुजा और पांचवी क्राइटेरिया जो है हम देखेंगे यानी राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। ये हाइपोटेनस यानी हमारा कर्ण होगा और हमारी जो है एक साइड यानी भुजा होगी। ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि त्रिभुजों में ये 5 क्राइटेरिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब पहले क्राइटेरिया या पहले प्रमेय को पहले हम लोग देखते हैं। पहला प्रमेय यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, पहली क्राइटेरिया में आपको ये बताया गया है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी पहला जो नियम है या पहला प्रमेय हम कह ले या पहली क्राइटेरिया कह ले तो पहली क्राइटेरिया में हमें ये बताया गया है, एक बार फिर समझेंगे, ये बताया गया है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे। आइए हम देखते हैं। एक यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है ABC, दूसरा दिया गया है PQR से। अब हम इन दोनों त्रिभुजों से तुलना करते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या तुलना करेंगे? AB बराबर PQ यानी AB बराबर PQ दिया गया है। उसके बाद जो है आपका था BC बराबर QR दिया गया है और AC बराबर PR दिया गया है। एक बार फिर देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ
BC बराबर QR, AC बराबर PR से। ठीक, तो अब यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। अब ये किस सर्वांग समता नियम को फॉलो करेगा, तो यस 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम के द्वारा जो है इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर के अलावा जो है यहाँ से आप भी समझ सकते हैं। अब दूसरा प्रमेय हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रमेय क्या है, दूसरे प्रमेय में ये कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, एक बार फिर देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण क्या हो, बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा, यानी वह त्रिभुज जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज दिया गया PQR से, जिसमें जो है क्या दिया गया है, एक भुजा इनकी ये दोनों संगत क्या है, बराबर है, ये दूसरी भुजा भी दोनों बराबर है, और कोण A कोण B भी दोनों बराबर यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रमेय 2 में हमें क्या बताएगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, यानी दो भुजाओं के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के अगर बराबर होते हैं तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा, यह त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा। आइए देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज ABC देख लेते हैं, त्रिभुज PQR में क्या क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा कोण BAC बराबर है कोण QPR। ठीक, उसके बाद क्या है, AB भुजा बराबर है PQ के, फिर उसके बाद क्या है, AC भुजा बराबर है PR के। अब ये जो है यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज PQR से। अब ये किस नियम को फॉलो किया, किस नियम के तहत, यानी भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम के द्वारा जो है इसे सिद्ध किया गया। अब चलते हैं तीसरे नियम को बताते हैं, तीसरा नियम या तीसरा प्रमेय क्या है। देखिए तीसरे प्रमेय में हमें ध्यान देना होगा और चौथे प्रमेय में भी हमें ध्यान देना होगा। तीसरा प्रमेय है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ध्यान दीजिएगा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज है इसके दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, यानी उनकी अंतर्गत भुजा यानी दोनों कोण के अंतर्गत की भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और उनकी अंतर्गत भुजा कि क्या हो, बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होंगे। यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर दिया है ना एक फिगर है जिसमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ। अब यहाँ पर क्या है, दो कोण दिए गए हैं और दोनों कोण के उनके ही, देखिए उनके ही अंतर्गत भुजा क्या है, दोनों त्रिभुज में दोनों अंतर्गत भुजा भी बराबर है, दोनों कोण भी बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। आइए इसको देख लेते हैं सिद्ध करके। त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ से, तो त्रिभुज ABC XYZ में हम क्या पाएंगे कि कोण ABC बराबर है कोण कोण ABC बराबर है कोण XYZ के, यानी कोण ABC बराबर है कोण XYZ के। फिर अगला क्या देखेंगे, कोण ACB बराबर है कोण XZY के, और भुजा क्या है BC बराबर YZ के। अब ये किस नियम के तहत होगा, ये कोण और भुजा कोण सर्वांगसता नियम के द्वारा जो है यह कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। बस यहाँ ध्यान क्या देना है कि हमारे दो जो कोण होंगे और उनकी जो भुजा होगी वो अंतर्गत भुजा ही होनी चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। अब पांचवें नियम की हम बात कर लें, चौथे नियम की बात करें। चलिए अब यहाँ पर जो पहले तीसरे नियम बताए, अब हम चलते हैं चौथे नियम की बात करते हैं। देखिए चौथे नियम और तीसरा नियम में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चौथे नियम में है कि किसी भी दो त्रिभुजों में, देखिए किसी भी दो त्रिभुजों में यदि दो कोणों के युग्म, ध्यान से देखिएगा, किसी भी दो त्रिभुजों में यदि दो कोणों को युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का
एक युग्म बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहां पर फिर एक बार बता रहे हैं चौथे नियम में, किसी भी दो त्रिभुजों में, यहां पर कोई भी दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुजों में दो कोणों के युग्म बराबर हों, यानी दो कोणों के युग्म बराबर हों, ठीक ना, दो कोणों के युग्म बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म भी बराबर हो और इनके संगत भुजाओं का एक युग्म भी बराबर हो, तो ऐसे दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब यहां देखिए दिया गया है ना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज TRS से, ठीक। अब इनकी तुलना हम कर लें, त्रिभुज ABC त्रिभुज TRS से तुलना करके क्या पाएंगे कि कोण A बराबर कोण T, यानी कोण A बराबर कोण T, कोण B बराबर कोण R से, और उसके बाद जो है जो इनकी संगत भुजा है BC बराबर RS के, ठीक ना, BC बराबर RS के, तो ये किस नियम को फॉलो करेगा, AAS सर्वांगसम नियम को फॉलो करेगा, इसलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज TRS के, ठीक है। ये सर्वांगसम हमको ध्यान देना पड़ेगा। इन दोनों में से ध्यान देने के बाद क्या है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो त्रिभुज होंगे कैसे होंगे, समद्विबाहु तरह के हैं और इनके ही जो भुजा है संगत भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ध्यान देना है कि ABC त्रिभुज के जो युग्म कोण होने चाहिए और दूसरे त्रिभुज के भी युग्म कोण भी सेम होने चाहिए और उनकी जो भुजा है युग्म कोण के जो संगत भुजा है वो भी बराबर होनी चाहिए, तब जाकर जो है यह क्या करेगा, AAS नियम को फॉलो करेगा। पांचवा नियम है, पांचवा नियम या पांचवें प्रमेय को हम लोग देख लेते हैं, पांचवा नियम या पांचवा प्रमेय। चलिए, तो पांचवें नियम में क्या है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिया गया है और दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया होगा और समकोण त्रिभुज में क्या बताना होगा, एक कोण और दूसरे त्रिभुज के कोण ये भी बराबर हो। उसके बाद जो होती है एक भुजा और दूसरे कोण की एक भुजा और पहले कोण का कर्ण दूसरे कोण के कर्ण बिल्कुल बराबर हो, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, यानी RHS सर्वांगसम नियम को फॉलो करेंगे। अब इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, कोण यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR से। अब यहाँ पे देखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR से, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब कोण B और कोण Q ये 90 डिग्री का है, ठीक ना, समकोण जो है यहाँ पर है, तो यह कोण B ये कोण Q ये 90 डिग्री का है। उसके बाद कर्ण क्या है, AC बराबर PR लिखा गया है, AC बराबर PR लिखा गया है और यहाँ जो लंब दिया गया है AB बराबर PQ से, AB बराबर PQ से, तो यहाँ पर सर्वांगसम नियम को फॉलो करेगा, तो किस सर्वांगसम नियम को, RHS फॉलो करेगा। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज PQR से, और यह नियम क्या है, RHS सर्वांगसम नियम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अभी आपने ये देखा प्रमेय संख्या 1, प्रमेय संख्या 2, प्रमेय संख्या 3, प्रमेय संख्या 4, यहाँ पर नियम भी लिख दिया गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रमेय भी हम कह सकते हैं, इसे नियम को आप प्रमेय भी कहिए, ठीक है, इसे प्रमेय भी आप बोल सकते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि त्रिभुजों की जो कसौटियां हैं, त्रिभुजों की यहाँ पर 5 कसौटियां दिए गए हैं, पांचों कसौटियों को हमको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इसी के आधारित पर न्यूमेरिकल जो है आप लगा सकते हैं। अब हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक त्रिभुज की जो असमीकाएं होती है, यानी एक त्रिभुज दिया है उस त्रिभुज में जो असमीकाएं कैसे प्राप्त करेंगे, तो अगले वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताएंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।